हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिसमें हम मेनली जीके का जो पोर्शन है, जीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जो भी आए हुए हैं उन्हीं को कवर करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, हु लॉन्च द सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेनली फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो बेस था हैरड डॉमर मॉडल पे। सेकंड 5 ईयर प्लान था वो महाना लोबिस मॉडल पे बेस था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, उसका स्लोगन था गरीबी हटाओ। इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने दिया था इस स्लोगन को। और 12th जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान है, और इसके बाद से प्लानिंग कमीशन जो था इसको नीति आयोग के एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिप्लेस कर दिया गया। और प्लान हॉलीडे जो है वो ऑकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। जो नीति आयोग है ये मेनली फोकस करता है 3 ईयर एक्शन प्लान पे। और ये 3 ईयर जो एक्शन प्लान है ये किसका पार्ट होता था, ब्रॉडर 7 ईयर स्ट्रेटजी और 15 ईयर विजन का ये 3 ईयर एक्शन प्लान पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट प्रैक्टिस इन ओलंपिक गेम्स। तो इंडिया पहली बार सन 1900 में 1900 में ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया था। तो इंडियन ओलंपिक्स के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन था वो 1900 में था पेरिस ओलंपिक्स में। जो प्लेयर थे पार्टिसिपेट किए थे वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि 2 सिल्वर मेडल्स जीत के लाए थे भारत के लिए। और फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड फॉर इंडिया 1928 में मिला था एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हॉकी के गेम में। मोस्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया हॉकी गेम ही लाया है, 8 गोल्ड अब तक। और जो फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने गोल्ड लाया था वो अभिनव बिंद्रा थे, जिनको शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में मिला था। और नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवलिन थ्रो टोक्यो 2020 में गोल्ड लेकर आए हैं भारत के लिए। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने रियो 2016 में सिल्वर जीता है और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। तो चलिए ओलंपिक्स का कुछ हिस्ट्री और फैक्ट जान लेते हैं। तो जो पहला एंशियंट ओलंपिक है वो 776 बीसी ओलंपिया ग्रीस में आयोजित किया गया था। और जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है वो 1896 एथेंस में ग्रीस के आयोजित किया गया था। और जो फाउंडर है मॉडर्न ओलंपिक्स के वो हैं पेरियर डी कॉबर्टिन, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। जो ओलंपिक का सिंबल है वो 5 इंटरलेस्ड रिंग है रिप्रेजेंटिंग 5 कॉन्टिनेंट्स। और जो ओलंपिक का मोटो है साइटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मीनिंग है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक डे प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक का हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। और गेम की फ्रीक्वेंसी जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे एक बार है। और जो विंटर ओलंपिक्स है वो 1924 में स्टार्ट किया गया था चैमोनिक्स से, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट इज़ द नाबा कलेबर फेस्टिवल एसोसिएटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट से नाबा कलेबर जो फेस्टिवल है वो एसोसिएटेड है। तो इसमें होता क्या है, असल में जो ये नाबा कलेबर फेस्टिवल है ये एक यूनिक सेक्रेड रिचुअल है जो कि जगन्नाथ टेम्पल पुरी में
ऑब्ज़र्व किया जाता है, जहाँ पे जो वुडन आइडल्स है लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा, सुभद्रा और सुदर्शन का वो रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूली क्राफ्ट वन से, मतलब जो नए आइडल्स बनाए गए हैं लकड़ी के उनके। तो जो नाबा कलेबर है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जिसमें नाबा का मतलब है न्यू और कलेबर का मतलब है बॉडी, तो गेटिंग अ न्यू बॉडी, यही नाबा कलेबर का मतलब है। और ये भारत में क्यों यूनिक है, तो ये एक मात्र ऐसा हिंदू रिचुअल है जहाँ पे जो मेन टेम्पल के डाइटीज हैं वो फिजिकली रिप्लेस होते हैं। और इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र ऑफ ब्रह्म पदार्थ, मतलब सोल सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होता है सीक्रेटली फ्रॉम ओल्ड आइडल्स टू न्यू वंस। और ये एकमात्र जगन्नाथ टेम्पल में ही आयोजित किया जाता है पुरी के। और इसमें जो सेक्रेड नी मूड है जिसका नाम है दरु, उसे सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और रिचुअल कंडीशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। तो जो हाइड्रोस्टैटिक ब्रांच है फिजिक्स का वो डील्स करता है जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक। तो कुछ फिजिक्स के ब्रांचेस देख लेते हैं जो कि अलग अलग लॉ से या फिर थ्योरी से डील करते हैं। तो जैसा मैकेनिक्स है ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड लॉ ऑफ मोशन से डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड लॉ गवर्निंग एनर्जी ट्रांसफ़र से डील करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, लॉज हैं, उससे डील करता है। ऑप्टिक्स है वो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से डील करता है। अकॉस्टिक्स है जो स्टडी ऑफ साउंड वेव, वाइब्रेशन, पिच, रेजोनेंस से डील करता है। एटॉमिक फिजिक्स है ये स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटम से डील करता है, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल और आयोनाइजेशन के बेसिस पे। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी से डील करता है। जो क्वांटम फिजिक्स है ये बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे डील करता है। रिलेटिविटी जो ब्रांच है फिजिक्स का वो फिजिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड उस पर डील करता है, जैसे कि टाइम डायलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और जो नेक्स्ट ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स ये सेलेस्टियल बॉडी से रिगार्डिंग या फिनोमेना बियॉन्ड अर्थ, मतलब यूनिवर्स में जो भी फिनोमेना हो रही हैं जैसे स्टार, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, वहाँ पे डील करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिवाइसेस लाइक सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स। और जो प्लाज्मा फिजिक्स है वो स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस यूज इन फ्यूजन रिसर्च एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये उससे डील करता है। और जो जियो फिजिक्स है वो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टू अर्थ प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक, मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा से डील करता है। हाइड्रोस्टैटिक जो है वो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर इन सॉलिड, बायंसी से डील करता है। जो हाइड्रोडायनेमिक्स है वो स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, इम्पॉर्टेंट इन वेदर, ओशन करेंट्स और ब्लड फ्लो से डील करता है। मतलब अगर रेस्ट पे है तो हाइड्रोस्टैटिक, अगर मोशन में है तो हाइड्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। तो 1951 में भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो इसमें हुआ क्या था, तो असल में इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है और ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, वो मेंटेन रह सके। और इसमें अमेंडमेंट में नया आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज, स्पेशली जैसे कि लैंड रिफॉर्म लॉ और बीइंग चैलेंज इन कोर्ट। और इसके बाद से 9 शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि प्रोटेक्ट कर रहा था जुडिशियल रिव्यू से लॉ को। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में किया गया था, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच और कुछ लैंड रिफॉर्म लॉ को प्रोटेक्ट किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुए थे, प्रियम्बल में चेंज किया गया था और जो जुडिशरी का पावर है उसे कर्टेल किया गया था, मतलब सीमित किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है
जो कि 1978 में किया गया था। इसमें रिवर्स किया गया था बहुत सारे चेंजेस जो कि बनाए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और इसमें फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्टोर किया गया था कुछ, और सेफगार्ड दिया गया था अगेंस्ट इमरजेंसी मिसयूज़ के। नेक्स्ट हमारा है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1989 में किया गया था। इसमें वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 साल से लेकर 18 साल में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया था, जो कि पंचायती राज को ऐड किया गया था, जिसे पंचायती राज मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 स्ट्रक्चर और रिजर्वेशन किया गया था SC/STs के लिए। नेक्स्ट हमारा है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1992 में किया गया था। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब म्यूनसिपैलिटीज़, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2002 में किया गया था। इसमें जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था और इसे ऐड किया गया था, जो कि राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2003 में किया गया था, और इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ है वो लिमिटेड की गई थी, जो कि है 15% ऑफ लोकसभा मेंबर। नेक्स्ट हमारा है 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2009 में किया गया था। इसमें जो SC/ST का रिजर्वेशन है वो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2016 में किया गया था, इसमें GST का इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2019 में किया गया था। इसमें जो रिजर्वेशन है ST/STs के लिए, इसको भी एक्सटेंड किया गया था लोकसभा और स्टेट असेंबली में 10 साल के लिए। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 105th अमेंडमेंट, जो कि 2021 में किया गया था। इसमें जो स्टेट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके पावर को रिस्टोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द pH रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 7.35 से लेकर 7.45। तो ये pH रेंज है ह्यूमन ब्लड का। तो कुछ ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड्स और उसके pH रेंज देख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, ब्लड का जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक रेंज करेगा, और जो स्टमक एसिड है उसका 1.5 से लेकर 3.5 तक रेंज करेगा, और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प होता है। और जो सलाइवा है उसका pH वैल्यू है 6.2 से लेकर 7.4 तक, और ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं न्यूट्रल से। और जो यूरिन है वो 4.6 से लेकर 8.0 तक रेंज करता है, और जो स्किन सरफेस है 4.5 से लेकर 6.0 तक रेंज करता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, और जो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को माइक्रोब से। जैसे ही हमारे बॉडी से माइक्रोब, जो अपर वाला हम लोग का स्किन है, उससे जैसे ही एंटर करते हैं तो अंदर वाला जो लेयर है उसे स्किन सरफेस कहते हैं, और जो वो स्लाइटली एसिडिक होता है। और जैसे ही माइक्रोब कोई, ये हमारा ऊपर वाला स्किन है, फिर इसके नीचे एक पतली सी लेयर रहती है, यही हमारा स्किन सरफेस है। तो यहाँ पे जब माइक्रोब्स इंटर करता है तो जैसे ही नीचे वाली लेयर में आता है तो एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे वो डेड कर जाता है, तो जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो 1924 में फॉर्म किया गया था। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और अदर कुछ लोग थे। और इसका मेन पर्पस क्या था? टू ऑर्गेनाइज द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एम्ड एट ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू आर्म स्ट्रगल। मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल है उसको बाहर इंडिया से फेंक देना आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू, ना कि नॉन वायलेंस। इसमें हथियार का प्रयोग किया जा रहा था बखूबी। और जो इसका नाम बाद में बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था 1928 में।
और इसके नोटेबल मेंबर थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। और इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दिया गया अगेंस्ट ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो कि एक अनलीगल एक्टिविटी बता के। और इसी डे को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेटर्स डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया। तो भारत का पहला पावर प्लांट कहाँ सेटअप हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के तारापुर में। तो लोकेशन महाराष्ट्र के तारापुर में है। और ये कब कमीशन हुआ था? तो 1969 में ये कमीशन हुआ था। और ये किस टाइप का रिएक्टर था? तो ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था, BWR टाइप का। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन था इंडिया में। और ये कुछ USA और एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत टेक्निकल असिस्टेंस के फॉर्म में ये सेटअप किया गया था। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट देख लेते हैं और उनकी लोकेशन और रिएक्टर टाइप और वो कब कमीशन हुए थे। तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, ये तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि पहला भारत का पावर प्लांट है। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, 1969 में कमीशन हुआ था। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि ओल्डेस्ट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, और ये राजस्थान के रावत भाटा में है, और इसे 1973 में कमीशन किया गया था। ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि गुजरात के ककरापार में है। ये भी PHWR टाइप का रिएक्टर है, और ये 1993 में कमीशन हुआ था। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में लोकेटेड है, और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। FBR और PHW ये दोनों टाइप का रिएक्टर है, और इसे 1984 में कमीशन किया गया था, और ये इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर साइट है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन है, ये उत्तर प्रदेश के नरोरा शहर में है, और ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, और इसे 1991 में कमीशन किया गया था। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है, कर्नाटक के कैगा शहर में, और ये भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। इसे सन 2000 में कमीशन किया गया था। और कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु के कुन्नकुलम में लोकेटेड है, और इसे VVER रशियन डिज़ाइन के तहत डिज़ाइन किया गया है, उस टाइप का ये रिएक्टर है। और इसका कमीशन 2013 में किया गया था, और ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रॉट द फेमस हिंदी नोवेल तमाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिशम साहनी। तो बिशम साहनी जी ने फेमस हिंदी नोवेल तमाश को लिखा है। तो ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1974 में पब्लिश हुआ था। और इसका थीम क्या था? तो ये बेसिकली डील करता था कम्युनल राइट्स ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के विभाजन के टाइम पे जो भी सांप्रदायिक हिंसा हो रहे थे उसी से ये डील करता था। और ये फोकस करता था कि ट्रेजिक ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस और सोशल अपील, मतलब जो भी ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस होते थे और सोशल अपील, मतलब सामाजिक जो भी दिक्कतें हैं उसे सुधार किया जाए। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है? और ये लैंडमार्क एक हिंदी लिटरेचर है जो कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेल करता है कम्युनल वायलेंस का। और इसे जो ये तमाश नोवेल है, इसे एक टीवी सीरीज़ में भी अडॉप्ट किया गया था, जो कि डायरेक्ट किया गया था गोविंद निहालनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1928। साइमन कमीशन 1927 में बन के तैयार तो हो गया था, लेकिन ये 1928 में 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे में अराइव हुआ। तो इस कमीशन का फुल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और ये फॉर्म हुआ था 1927 में। और इसका पर्पस क्या था? टू एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड इंडिया एंड रिकमेंड फ्यूचर चेंजेस। और इसके
नोटेबल एक फीचर था जो कि था कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं थे। इसी की वजह से इस कमीशन के आने पे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चालू हो गए भारत में। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था प्रोटेस्टर के द्वारा। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय जो कि एक लीडर थे, इनकी पुलिस लाठीचार्ज में इंजरी होने की वजह से डेथ हो गई। और जब साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो लाइमस्टोन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है। तो लाइमस्टोन जो है वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जिसका फुल फॉर्म है CaCO3। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइम देख लेते हैं। जैसे जो क्विक लाइम है, इसका फुल फॉर्म है CaO और इसका कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। जो स्लैग्ड लाइम है या फिर हाइड्रेटेड लाइम, इसका फुल फॉर्म है या फिर केमिकल फार्मूला है CaOH होल्ड वाइज। इसका कॉमन नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइमस्टोन रॉ लाइम, इसका फुल फॉर्म है CaCO3, कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। डोलोमिटिक लाइम है CaMgCO3 होल्ड वाइज और इसका कॉमन नेम है डोलोमाइट। और ये एकमात्र टाइप का डोलोमाइट है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों धातु पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलिक लाइम और ये मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वॉज डेवलप्ड बाय डैश। तो ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स गोसलिन। तो जेम्स गोसलिन जावा लैंग्वेज को डेवलप किए और ये सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम जो है इसी के अंडर में डेवलप हुआ और ये इसको रिलीज़ किया गया था 1995 में। और शुरुआत में इसका ओक के नाम से ये प्रसिद्ध था और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके जावा कर दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं। जैसे जो सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिची के द्वारा 1972 में डेवलप किया गया था। C++ बेजान स्टोरस्ट्रूप के द्वारा 1983 में डेवलप किया गया था। जावा जेम्स गोसलिन सन माइक्रो सिस्टम के बेसिस पे 1995 में डेवलप किया गया था। पाइथन ग्यूडो वैन रोसम 1991 में डेवलप किया गया था। जो जावा स्क्रिप्ट है वो बेरडान इच के द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था। PHP रास्मस लर्डॉर्फ 1994 में लॉन्च किया गया था। प्रोटॉन जो है वो जॉन बक के द्वारा डेवलप किया गया था, 1957 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कोबॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे ग्रेस होपर एंड टीम के द्वारा डेवलप किया गया था और 1959 में लॉन्च किया गया था। स्विफ्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था और 2014 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये स्विफ्ट जो लैंग्वेज है वो मैकबुक या फिर आईपैड आईमैक के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। और जो कोटलिन है ये जेट प्रिंस के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ड द सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अशोका। और इसे 3rd सेंचुरी BCE में बिल्ड किया गया था और जो अशोका है उसे अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो सांची स्तूपा है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये बिल्ड कब किया गया था, 273 के से लेकर 232 BCE के दौरान मौर्यन एम्पायर के द्वारा बिल्ड किया गया था। और इसका पर्पस क्या था, टू हाउस रिलिक्स ऑफ बुद्धाज एंड सर्व एज द मेजर बुद्धिस्ट मोनूमेंट। मतलब इस पे जो भी उसके बुद्धिज्म के कहावत थे या फिर जो भी लेख थे उन्हें प्रदर्शित किया गया था और ये एक मेजर बुद्धिस्ट मोनूमेंट के रूप में दर्शाता था। बाद में इस स्तूपा को मतलब बड़ा कर दिया गया और थोड़ा सा डेकोरेट और इलेबोरेटेड गेटवे तोरांग्स जिसे कहा जाता है गेटवे को, ये बनाया गया सुंगा डायनेस्टी के द्वारा 1st सेंचुरी BCE में।
तो कुछ स्तूपा के नाम देख लेते हैं और उसके लोकेशन और उसके मतलब रूलर कौन थे एसोसिएटेड। जो ग्रेट स्तूपा है जो कि सांची स्तूपा है वो मध्य प्रदेश के सांची में लोकेटेड है और ये अशोका एम्परर के द्वारा बिल्ड किया गया था और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व स्तूपा है। जो धार्मिक स्तूपा है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। ये भी अशोका के द्वारा ही बिल्ड किया गया था और ये फर्स्ट सेरेमन को मार्क करता है बुद्ध भगवान का। जो अमरावती स्तूपा है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में लोकेटेड है और ये सतवाहना जो डायनेस्टी है वो उसके द्वारा मतलब बनाया गया था 2nd सेंचुरी में और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा है मोस्टली इन रूइंस मतलब बिखरा पड़ा है मतलब डिस्ट्रॉयड किया गया है ये। और बरहत स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश के बरहट में है और ये माना जाता है कि ये सुंगा डायनेस्टी द्वारा 2nd सेंचुरी BC में बिल्ड किया गया है और ये फेमस है इसके डिटेल्स रेलिंग्स और स्कल्पचर्स के लिए। जितावना स्तूपा जो है वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में है। ये ओरिजिनली प्रिंस जेटा के द्वारा बिल्ड किया गया था जो कि बुद्धिस्ट पैटर्न थे और ये एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट माना जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो लुम्बिनी स्तूपा है जो कि नेपाल के लुम्बिनी में लोकेटेड है और इसे बुद्ध भगवान का जो बर्थ प्लेस है उसके लिए कमेमोरेट करता है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। और जो कनिष्क स्तूपा है वो पाकिस्तान के पेशावर में लोकेटेड है और ये जो स्तूपा है वो कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे एम्परर थे कनिष्क इनके द्वारा बिल्ड किया गया था और ये वन ऑफ द टालेस्ट स्तूपा है सारे स्तूपाज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेट टू हैव होस्टेड एट डैश इन 1906। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहला नेशनल फ्लैग था भारत का उसे 1906 में कोलकाता में होस्ट किया गया था। तो कहाँ पे होस्ट किया गया था? पारसी बागान स्क्वायर जिसे ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है वहीं पे होस्ट किया गया था। और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो बाई सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ये एक लीडर थी उस टाइम के फीमेल लीडर, उनके द्वारा ये होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो द पिस्टल इन फ्लावर इज डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पिस्टिल है फ्लावर का वो एक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो जो पिस्टल है वो बेसिकली कंटेंस करता है कि जैसे 3 पार्ट से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो स्टिकी पार्ट है टॉप का वो जो कि पॉलिन कैप्चर करता है उसे स्टिग्मा कहते हैं और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्टिग्मा कहते हैं। और जो नीचे इनलार्ज जो है ऐसे ही ये है तो ये नीचे वाला क्या है? ओवरी है। ये जो यहाँ से यहाँ है ये स्टाइल है और ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? स्टिग्मा है। आगे के पिक्चर में अभी हम देखते हैं। तो जैसे ये पिक्चर है तो ये पूरा क्या है? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहते हैं पिस्टल। और ये ऊपर वाला है ये स्टिग्मा है और ये बीच वाला स्टाइल है और ये जो पोर्शन है ये ओवरी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमन है। ये वाला ये जो पार्ट है ये स्टेमन है। ये साइड वाला दिख रहा है ये और ये। इसमें एंथर जो है ऊपर वाला जो कि पॉलिन प्रोड्यूस करता है और ये जो फिलामेंट है जो कि एक होल्ड करता है एंथर को। और फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टल है जो कि अभी हमने देखा है। जो ओव्यूल है वो डेवलप इनटू सीट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ओव्यूल्स हैं। इसी में जब ऊपर से पॉलेंस आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये यही सारे ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्टेमन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक जो कि एंथर है और लॉन्ग सपोर्टिंग फिलामेंट। सेपल क्या है? एक स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फूल में आपने नीचे एकदम बेस में दिखा होगा जहाँ ये डंडी ख़त्म होती है वहीं से जो ग्रीन ग्रीन सारे फ्लावर्स में रहता है उसी को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और इसे क्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज
इनसैट 1B कमीशन, जो इनसैट 1B सैटेलाइट थी वो कब कमीशन की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में कमीशन किया गया था। और इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और ये एक सैटेलाइट है सीरीज़ जैसी जिसमें मल्टीपर्पज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कमीशन किया गया इसरो के द्वारा टू कैटर टू ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी के लिए यूज़ होता था ये जो भी सैटेलाइटें लॉन्च होती थी, जिसमें वेदर मॉनिटरिंग करते थे हम लोग, फोरकास्टिंग करते थे, डिज़ास्टर वार्निंग के लिए यूज़ होता था, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये सैटेलाइट यूज़ किया जाता था, और सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन के लिए भी ये जो इनसैट से सीरीज़ की जो भी सैटेलाइट्स हैं लॉन्च की गई हैं वो यूज़ हुआ करता था। और वो ये अक्टूबर के 1983 के अक्टूबर मंथ में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन शक्ति। तो जो ऑपरेशन शक्ति है वो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2 का कोड नेम था। तो पहले का कोड नेम क्या था? तो पहले का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में किया गया था पोखरण साइट पे ही फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और जो ये सेकंड वाला न्यूक्लियर टेस्ट था वो मई 1998 में किया गया था, और इससे ऑपरेशन का नाम टेस्ट का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, और इसे शक्ति 98 से भी नाम से जाना जाता है। और ये टेस्ट कब कब किए गए थे? जो सेकंड वाले हैं ये 11 मई और 13 मई को किए गए थे 1998 में। लोकेशन क्या था? पोखरण टेस्ट रेंज, राजस्थान, इंडिया। और टोटल टेस्ट 5 किए गए थे, जिसमें 3 तो किए गए 11 मई को और 2 किए गए थे 13 मई को। और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और साइंटिस्ट कहाँ से आए हुए थे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO से। तो ये तीनों संगठन मिलके, भारत की आर्मी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO मिलके भारत को न्यूक्लियर कैपेबल नेशन के रूप में डेवलप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी। बाइनरी का मतलब जो भी डाटा स्टोर होगा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे अगर हम ए लिख रहे हैं तो ए भी जो ए है ये हमारे लिए तो एक लेटर अल्फ़ाबेट, लेकिन ये जब कंप्यूटर लैंग्वेज में जाएगा तो ये 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप के कुछ फॉर्म में जो 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 0, 1 के फॉर्म में 2 है कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 0 के फॉर्म में, ऐसे कन्वर्ट होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वेयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग? नीति आयोग ने जो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है वो किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016। तो 2016 में नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड WTI शुरू किया था, जो कि सेलिब्रेट करता था और रिकॉग्नाइज करता था एक्सेप्शनल स्टोरीज ऑफ वुमेन्स हु आर ड्राइविंग पॉजिटिव चेंजेस अक्रॉस इंडिया। मतलब जो भी ऐसी वुमेन्स थी उनकी स्टोरी या फिर उनका जो भी एक्शन था वो एक पॉजिटिव चेंज लाता था इंडिया में, उन्हीं को ये स्टोरीज़ को वो सेलिब्रेट करता था और उन्हें रिकॉग्नाइज करके अवार्ड दिया जाता था। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन 2016 में माई गवर्नमेंट इंडिया कोलैबोरेशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो भी इंडिया में है। और इसके अलावा नीति आयोग ने एक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नाम का सीरीज़ ये लॉन्च किया था, जिसमें जनवरी 2018 में ये लॉन्च किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन 112 आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मतलब 112 आइडेंटिफाइड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पीपल के वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना और वहाँ फोकसिंग करना के सेक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे सेक्टर पे फोकस करके जो 112 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना, मतलब बढ़ाना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द UN काउंसिल हैव? तो जो UN काउंसिल है वो नॉन परमानेंट मेंबर
कितने हैं, तो उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 10। टोटल तो 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये कब फाउंड हुआ था, तो 1946 में फाउंड हुआ था। कंपोजिशन क्या है, 5 परमानेंट मेंबर का कंपोजिशन है, 10 नॉन परमानेंट का मेंबर का कंपोजिशन है, और ये जितने भी मेंबर हैं हर 2 साल पे इलेक्ट किए जाते हैं। तो 2000 सिंस जैसे 2046 से 1946 से लेके 1946 से लेके फ्रांस, रसिया, यूएसए, चाइना और यूके इस काउंसिल के परमानेंट मेंबर रहे हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है 2023-24 में वो हैं स्विट्ज़रलैंड, इक्वाडोर, माल्टा, जापान और मोज़ाम्बिक। और जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि 22 से 23 में इलेक्ट हुए थे वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, यूएई, घाना और गैबन। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन काउंसिल के। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी मेटल का एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वायर्स जो भी मेटल है उसे हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो इस टाइप का और हम वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मेटल का। लस्टर है जो शाइनी अपीयरेंस बताता है। मेलेबिलिटी है, वो कहता है कि जो मेटल है वो उसे हैमर करके या रोल करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी कहता है कि हम मेटल को थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कहता है जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर किसका है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और ये मेटल का जो वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो भी मेटल है हम इसे जब स्टक करेंगे किसी चीज़ से तो ये क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जो हार्डनेस है वो मेटल्स में सबसे ज़्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम जो कि सॉफ्ट मेटल है। और डेंसिटी भी इनकी क्या होती है, वेरी हाई होती है। और सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा वाज अ फेमस डैश। तो ये क्या थे, राजा रवि वर्मा एक फेमस पेंटर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए पेंटर। तो ये किसके लिए जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे यूरोपियन टेक्निक्स लाइक रियलिज्म एंड पर्सपेक्टिव विथ इंडियन थीम्स। मतलब जो भी इनका पेंटिंग रहता था उसमें यूरोपियन टेक्निक, इंडियन थीम्स स्पेशली फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजिकल से बेस्ड रहता था। और इनका बर्थ 1848 में हुआ था और इनकी डेथ 1946 में हुई थी। और इनका पेंटिंग का स्टाइल क्या था, ऑयल पेंटिंग, नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेट और माइथोलॉजिकल सीन्स ये पेंट किया करते थे। और इनका लीगेसी किस में रहा है, ये पॉपुलराइज रिलीजियस एंड कल्चरल इमेजिनरी थ्रू अफोर्डेबल लिथोग्राफ्स। मतलब लिथोग्राफ का यूज़ करके अफोर्डेबल ये जो भी रिलीजियस और कल्चरल इमेजिनरी है उसको पॉपुलर किया था इन्होंने। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने इंडियन गॉड्स और गॉडेस का जो इमेज है वो कॉमन पीपल तक एक्सेसिबल बनाया था प्रिंट के थ्रू। और इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे शकुंतला, दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, सरस्वती, लक्ष्मिनी, अर्जुना एंड सुभद्रा। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। तो कोलकाता में भारत का पहला हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था ये 1862 में किया गया था। तो चलिए कुछ हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 में इस्टेब्लिश किया गया था, पहला हाई कोर्ट था भारत का ब्रिटिश रूल में। बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में किया गया था। फर्स्ट 3 हाई कोर्ट इन इंडिया में ये भी दूसरे नंबर पे था। तीसरा था मद्रास हाई कोर्ट जो कि 15 अगस्त 1862 को इस्टेब्लिश किया गया था और ये ओरिजिनल 3 प्रेसिडेंसीज हाई कोर्ट में से एक था। नेक्स्ट हमारा है इलाहाबाद हाई कोर्ट
इसका इस्टेब्लिशमेंट 17 मार्च 1866 में किया गया था और ये भारत के सबसे पॉपुलस स्टेट को सर्व करता है। दिल्ली हाई कोर्ट 31 अक्टूबर 1966 को ये इस्टेब्लिश किया गया था और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये नेशनल कैपिटल का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसका इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1947 को किया गया था, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था और ये एक महत्वपूर्ण कोर्ट है नॉर्थ इंडियन स्टेट और चंडीगढ़ का। कर्नाटक हाई कोर्ट जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1884 में एज अ मैसूर हाई कोर्ट और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साउथ इंडियन का हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट इसे 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक यूनिक हो जाता है इसकी वजह से क्योंकि इसमें डुअल बेंचेस हैं, जो कि एक जम्मू जज का बेंच है और एक श्रीनगर जज का बेंच है। इसकी वजह से ये जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है और यूनिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू द इफेक्ट। तो जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये कब इफेक्ट में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 2005। तो अक्टूबर 2005 में ये एक्ट में इफेक्ट में आया। इसे पास तो कर लिया गया था 15 जून 2005 को ही ये पास हो गया था पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन ये इफेक्ट में आया 12 अक्टूबर 2005 को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ट्रांसपेरेंटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ में, इसको प्रमोट करना। और ये कहाँ का अप्लाइज हुआ था? ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर 2019 तक। और 2019 के बाद से जब से आर्टिकल 370 को अबॉर्ट किया गया है, इसके बाद से जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसकी वजह से ये पूरे इंडिया में प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ या डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये आरटीआई जो है पूरे भारत में लागू होता है। और ये प्रोविज़न्स क्या हैं? तो इसमें जो भी आम नागरिक है भारत का या सिटीजन जो भी है, वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है और उस जो भी अथॉरिटी से वो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा उस अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर उस क्वेश्चन पे या फिर उस एप्लीकेशन पे, रिक्वेस्ट पे उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और ये इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वाज लॉन्च इन ईयर डैश। तो ये योजना कब लॉन्च किया गया था? तो ये योजना 2003 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2003। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव या फिर कह लें की कंपोनेंट्स क्या थे? तो सिटिंग ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन और अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर मेडिकल अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मतलब जो भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं उनके टेक्निक्स को या फिर जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है उनको अपग्रेड करना, फैसिलिटी को अपग्रेड करना, यही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव या फिर एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर। अकबर कब एम्परर बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 AD। तो अकबर 1556 में, जो कि 13 साल की एज में ही एम्परर बन गया, ये यंगेस्ट रूलर कहा जा सकता है और इसका फुल फॉर्म है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट नोबल लॉरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफज़ई, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है? यंगेस्ट नोबल लॉरिएट हैं। तो इन्होंने 17 साल के ही एज में यंगेस्ट नोबल लॉरिएट की उपाधि हासिल की थी और इन्हें 2014 में ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इनका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये सरवाइव कर गए थे कौन से अटैक में? तालिबान अटैक में। किसकी वजह से? एडवोकेटिंग गर्ल्स एजुकेशन का ये पाकिस्तान में
मतलब गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे, तो वहाँ पे तालिबानी अटैक हुआ था 2012 में, इसको ये सरवाइव कर गए थे और इसके बाद से वो क्या हो गए, ग्लोबल सिंबल बन गए करेज का, एजुकेशन, एडवोकेसी और नॉन वायलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स। तो मतलब इनमें से कहाँ से रिवर गोदावरी ओरिजिनेट होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ब्रह्मगिरी हिल्स, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ओरिजिन का इसका है त्रिंबक, नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो की है महाराष्ट्र के, वहीं से ये ओरिजिन होती है और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स है, वेस्टर्न घाट का। स्टेट ऑफ ओरिजिन महाराष्ट्र है। लेंथ है इसका अप्रॉक्स 1465 किलोमीटर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है। और ये कहाँ जाके इम्पटी होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाती है और इसका निक नेम है दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गंगा ऑफ साउथ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं और उसके ओरिजिन्स हैं और स्टेट हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर भगीरथी रिवर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड स्टेट के, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है भारत में, जो इसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर अंगसी ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर करती है। और जो गोदावरी है ये त्रिंबक ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी सबसे लंबी रिवर है जो कृष्णा नदी है, ये महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के, और ये कर्नाटक के थ्रू फ्लो करते हुए आंध्र प्रदेश के थ्रू और ये निकल जाती है। जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के। तापी नदी जो कि ताप्ती के नाम से भी फेमस है, ये सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के। और ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं ये कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। जो महानदी है ये सिहावा हिल से ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ के, और ये बे ऑफ बंगाल में इम्पटी हो जाती है जाके। जो कावेरी नदी है वो ताला कावेरी से मतलब ओरिजिनेट होती है कर्नाटक के, और ये साउथ इंडिया की सैक्रेड रिवर है। जो इंडस रिवर है ये तिब्बत से माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होती है, चाइना और तिब्बत में फ्लो करती है ये। सतलज रिवर जो है वो रक्षक ताल में ओरिजिनेट होती है तिब्बत के, और ये चाइना और तिब्बत में फ़्लो करती है, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है और ये पंजाब के थ्रू फ्लो करती है। जो रावी रिवर है वो कुल्लू हिल से हिमाचल प्रदेश के ओरिजिनेट होती है, और ये इंडस की भी ट्रिब्यूटरी है। जो बीस रिवर है वो 20 कुंड से हिमाचल प्रदेश के ओरिजिनेट होती है, और ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है। जो चेनाब रिवर है वो बाराचला पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये फॉर्म होती है कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र और भागा रिवर से। जो साबरमती रिवर है वो अरावली हिल से उदयपुर से ओरिजिनेट होती है राजस्थान से, और ये अरेबियन सी में जाके इम्पटीज हो जाती है। और जो घाघरा नदी है वो तिब्बत प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और नेपाल उत्तराखंड में फ़्लो करती है, और ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ जून 2020। तो 2 जून 2020 तक कितने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो प्रोटेक्ट किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1121। तो इतने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 167 कंट्रीज़, मतलब 176 कंट्रीज़ में जो कि प्रोटेक्ट किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। इसमें कुछ कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं और मिक्स साइट हैं, जिसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। तो कल्चरल कितने हैं, 869 हैं। नेचुरल कितने हैं, 213 हैं। मिक्स्ड साइट कितने हैं, 39 हैं। और जो कंट्रीज़ विथ मोस्ट साइट हैं वो पहला नंबर पे है इटली, 55 साइट्स हैं, और सेकंड पे आके बना है चाइना, उसके भी सेम नंबर ऑफ़ साइट्स हैं, लेकिन वो इटली से बाद में उतने नंबर ऑफ़ साइट्स उसके पास आए हैं, जिसमें टोटल है 55 साइट उसमें भी है चाइना में। और एज ऑफ 2025
1199 साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट गॉट द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, जिसमें से अल्फ्रेड बोरवेल, बैरजगर, अगवान सरेन जो कि मंगोलिया का इन्हें मिला था, अना ग्लोबिक लेसोस्का नॉर्थ मैकेडोनिया, जैकलिन इवांस कुक आइलैंड, अल्बर्टो कुरामेल चाइल्ड और लिंडा ग्रेसिया यूनाइटेड स्टेट की हैं। तो ये इन 6 लोगों को गोल्डन इन्वायरमेंटल प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो कुछ डैम्स के नेम्स देख लेते हैं और उसके किस रिवर पे है और किस स्टेट में है। तो भाखरा नंगल सतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। तेहरी डैम भगीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर में है, गुजरात स्टेट में। हीराकुंड डैम महानदी रिवर में है, उड़ीसा स्टेट में। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना या हम कह लें आंध्र प्रदेश स्टेट में। कृष्णा राजा सागर डैम है कावेरी रिवर पे कर्नाटक में। मेट्टू डैम है कावेरी में तमिलनाडु स्टेट में। तुंगभद्रा डैम है तुंगभद्रा रिवर कर्नाटक स्टेट में। रिहान डैम है रिहान रिवर में उत्तर प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में। मैथौन डैम है बराकर रिवर झारखंड स्टेट में। पंडोह डैम है बीस रिवर पे हिमाचल प्रदेश में। गांधी सागर डैम है चंबल रिवर मध्य प्रदेश में। उकई डैम है ताप्ती या तापी रिवर गुजरात में। उडुक्की डैम है पेरियर रिवर केरला में। भवानी सागर डैम है भवानी रिवर तमिलनाडु स्टेट में। धौली गंगा डैम है धौली गंगा रिवर उत्तराखंड स्टेट में। कोयना डैम है कोयना रिवर पे महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूआरएल स्टैंड्स फॉर। तो यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज़ द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा के रिवर पे जो कि गुजरात में है, यहीं पे क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है, सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है नर्मदा रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द लार्जेस्ट बक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। तो जो उड़ीसा स्टेट है ये इंडिया का लार्जेस्ट बक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जो मेजर बक्साइट रिजर्व हैं उड़ीसा के वो हैं कोरापुट, कलहांदी, रायगढ़, और ये 50% से लगभग
इंडिया का जो आउटपुट है उसका 50% ये प्रोड्यूस करता है अकेले। और इसका मेन यूज़ क्या है, सोर्स ऑफ एल्युमिनियम। और जो अदर मेजर प्रोड्यूसर हैं बॉक्साइट के, वो गुजरात स्टेट है, झारखंड स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज़। तो हेपेटाइटिस ए जो डिजीज़ है उसका कॉज क्या है, तो उसका कॉज है वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वायरस। तो किस टाइप का ये डिजीज़ है, ये वायरल इन्फेक्शन टाइप का डिजीज़ है, और ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, जो कि एचआईवी के नाम से भी वायरस जाना जाता है। और ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, फेकल ओरल राउट से ये ट्रांसमिट हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 वीक्स। और सिम्टम्स क्या हैं इसके, फीवर, फैटिग, जॉन्डिस, नौसिया और एब्डोमिनल पेन। इसका वैक्सीन अवेलेबल है और क्रोनिक इन्फेक्शन इससे नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ एजेंट। जो बैक्टीरिया है ये टीबी, टाइफाइड और कोलरा का डिजीज़ एजेंट है। जो वायरसेस हैं वो एचआईवी, डेंगू और मियालिस के डिजीज़ एजेंट हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया और एमोबियासिस के डिजीज़ एजेंट हैं। फंजाई, रिंगवर्म, एथलीट्स फूड के डिजीज़ एजेंट हैं। वॉर्म्स, फिलारियासिस, टेपवर्म के डिजीज़ एजेंट हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉज जो भी हैं वो डायबिटिक और कैंसर है, मतलब ये इन्फेक्शन से नहीं फैलते हैं, ये एक पर्टिकुलर पर्सन को हो जाएंगे तो उन्हीं को हो रखेंगे, ऐसा नहीं कि उनको हो गया तो पूरे घर में ये फैल जाएगा कुछ दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। तो जो लीवर ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में वही क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये रिलीज़ कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और इसके कंपोनेंट क्या है बाइल जूस के, वो बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है और वाटर है। तो चलिए कुछ ऑर्गन्स देख लेते हैं और उसके सिक्रेशन और उसके फंक्शन। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड ऑर्गन है वो स्लाइवा सिक्रेट करता है, वो स्टार्ट क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो स्टमक है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेट करता है, जो कि HCl और पेप्सिन है। और ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और किल्स जर्म। लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, इमल्सिफाई फैट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसे हम एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है, जिसे सक्कस इंटेरिकस के नाम से जानते हैं। और ये कंप्लीट डाइजेशन, मतलब जो लास्ट स्टेज है डाइजेशन का, यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, और भी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लेके आएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जैसे वीडियो हो जाता है तो हम फिर दूसरा वीडियो डाल देंगे। कंटेंट बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, तो इसकी वजह से 1-2 दिन डिले हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ जुड़े ही हैं, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही इसका मिल जाएगा। और अगर कुछ भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड जो भी चाहते हैं तो जो हमारे चैनल का डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पर ही, उसको ज्वाइन कर लें और उसमें अपना क्वेरी डाल दें। उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी डाउट हैं क्लियर किए जाएंगे और कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।